कैरियर यानी कि एक प्रोटीन जो मोस्टली हम डिफ्यूजन में, पैसिव ट्रांसपोर्ट में, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में यूज़ करते हैं। तो कैरियर प्रोटीन तो यही काम करेगा, इसी तरह से काम करेगा कि यहाँ पे ये चेंज इस तरह से यहाँ पे ज्वाइन करवा लेगा, जो भी मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट है उसको, यहाँ देखेंगे यहाँ पे जो भी सबस्ट्रेट है उसको ये ज्वाइन करवा लेगा, इस तरह से ज्वाइन हो जाएंगे और ज्वाइन होने के बाद, बाइंड होने के बाद, कॉम्प्लेक्स बनने के बाद वापस से इसको रिलीज कर देगा यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, तो ये तो हमारी बात हुई कैरियर की। कैरियर के साथ साथ दूसरी जो चीज़ है जो यहाँ पे यूज़ होती है दैट इज़ गेटेड चैनल्स। गेटेड चैनल्स का भी यहाँ पे यूज़ हो सकता है। एंड गेटेड चैनल्स मेजरली बहुत सारे टाइप के होते हैं ऐसे तो, बट मेनली दो टाइप्स के यहाँ पर हम पढ़ेंगे। एक गेटेड चैनल्स है हमारे पास वोल्टेज गेटेड चैनल, एक है हमारे पास आयन गेटेड चैनल। देखो, अगर मैं बोल रही हूँ वोल्टेज गेटेड चैनल है, यानी कि अगर वोल्टेज में या पोटेंशियल में या विभव में थोड़ा सा भी अंतर आता है तो चेंज आते ही ये चैनल कैसे हैं, देखो गेट वाले हैं, जिनके आगे गेट लगा हुआ है, समझ रहे हो, जिनमें गेट लगा हुआ है। गेट कब ओपन हो सकता है, जब वोल्टेज में चेंज हो या जो कोई आयन आए। सपोज मैंने बोला कि ये इसका गेट है, इस तरह से ये क्लोज्ड है चैनल। अब जैसे ही कोई आयन आएगा तो आयन आते ही क्या हो जाएगा, इसका जो गेट है ये इस तरह से और ये इस तरह से, इसका गेट जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है, इनको ओपन करने के लिए या तो वोल्टेज में चेंज या फिर आयन आ जाता है तो उन्हें पहचानते हैं और पहचान के गेटेड चैनल्स ओपन होते हैं तो आगे ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। तो वोल्टेज में अगर चेंज होगा तो वोल्टेज गेटेड चैनल खुलेंगे, आयन में चेंज होगा तो आयन गेटेड चैनल खुलेंगे। आयन्स भी विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, तो आयन गेटेड चैनल भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकता है Na+ गेटेड चैनल, यानी कि सिर्फ सोडियम को ही पहचान रहा है, ऐसा चैनल है जो सोडियम आएगा तभी ओपन होगा। कुछ होते हैं K+ गेटेड चैनल, कुछ होते हैं कैल्शियम गेटेड चैनल, ठीक है, पोटेशियम गेटेड चैनल। इस तरह से अलग अलग आयंस के गेटेड चैनल्स हो सकते हैं और ये ओपन हो सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टर्स में कैरियर्स भी हो सकते हैं एंड चैनल्स भी पाए जा सकते हैं। ठीक बात है। अब देखोगे जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मेनली हमें 3 एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं। एक सोडियम पोटेशियम पंप का, ठीक है, एक हमें पढ़ना है कैल्शियम पंप का, एक हमें पढ़ना है हाइड्रोजन पंप का। ठीक है, कैल्शियम पंप, हाइड्रोजन पंप, सोडियम पोटेशियम पंप, ये सारे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल्स हैं। एक बार ओवरऑल व्यू देख लेते हैं। सपोज मैंने बात की सोडियम पोटेशियम पंप, तो किस तरह से वर्क करेगा देखेंगे। ये इस तरह से मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। ठीक है, मेम्ब्रेन जो भी प्रेजेंट है, जिस भी तरह से प्रेजेंट है, हमें ज़्यादा मेम्ब्रेन पे ध्यान भी नहीं देना है। इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और मेम्ब्रेन के ही बीच में सोडियम पोटेशियम पंप प्रेजेंट हो सकता है। तो सोडियम पोटेशियम पंप का मेन काम होता है पोटेशियम को तो अंदर लाना, तो 2 पोटेशियम जो हैं वो अंदर आते हैं और 3 सोडियम जो है वो अंदर से बाहर भेजे जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, इन द प्रेजेंस ऑफ ATP ये प्रक्रिया हो रही है। एटीपेज एंजाइम भी उपस्थित है, कई बार एटीपेज एंजाइम भी ट्रांसपोर्टर का काम करता है। एटीपेज एंजाइम क्या करता है, ATP को
तोड़ देता है। किस में तोड़ देता है? ADP में प्लस PI, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट या IPB दिखा सकते हैं। तो सीधी सी बात है, इस तरह से प्रक्रिया होती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, यहाँ पर 3 Na+ हैं तो यहाँ पे भी 3 Na+ होंगे, यहाँ पर 2 K+ हैं तो यहाँ पर 2 K+ अंदर भेजे जा रहे हैं। याद रखने वाली चीज़ सिर्फ इतनी सी है हमारे पास कि K+ कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाएगा, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो यहाँ पे सांद्रता कम होनी चाहिए, यहाँ पे सांद्रता K+ की ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसे ही Na+ की बात कर रही हूँ, Na+ भी कहाँ से जाएगा? निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर। तो ये रहा हमारा Na+ निम्न सांद्रता, ये रहा हमारा Na+ उच्च सांद्रता। तो इस तरह से हम इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बना सकते हैं। या फिर और भी सही तरीके से देखोगे तो ऐसे, ये आपको और अच्छे से समझ में आएगी चीज़। इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है? पोटेशियम है, बाहर है, और पोटेशियम को रिलीज कहाँ करवाया जा रहा है? अंदर करवाया जा रहा है। तो ये हो गए 2 पोटेशियम, पहले बाइंड करेंगे बाहर से और फिर अंदर रिलीज करवा दिए जाएंगे। ऐसे ही हम बात करेंगे सोडियम की। सोडियम कहाँ है? हमारे अंदर है, बाइंड करेंगे तो 3 सोडियम आयंस, बाहर रिलीज करवा दिए जाएंगे तो 3 सोडियम आयंस। तो इस तरह से इनका ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। और इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन सोडियम पोटेशियम आयंस का एक्चुअल में होता कहाँ है? नर्व इम्पल्स के दौरान। ठीक है, जब नर्व्स में, एक्सॉन में इम्पल्स का कंडक्शन हो रहा होता है, संवहन हो रहा होता है, तो इम्पल्सेस आगे जा रही होती है। आगे किसकी वजह से जा रही होती है? सोडियम और पोटेशियम के एक्सचेंज की वजह से। इसलिए नर्वस सिस्टम जो है हमारा वर्क इसी पे ही करता है। तो नर्वस सिस्टम जो तंत्रिका तंत्र है, उसकी क्रिया जो है वो इसी आधार पर हो रही है। सोडियम पोटेशियम का एक्सचेंज होता रहता है और इम्पल्सेस आगे की आगे प्रोपेगेट करती जाती हैं या आगे की आगे बढ़ती जाती हैं। तो इस तरह से हमारा सोडियम पोटेशियम जो है वो वर्क करेगा। ये हमारी बात हुई सोडियम पोटेशियम पंप की। ठीक है, तो कहाँ वर्क कर रहा है? जहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है न्यूरॉन्स में। ठीक है, इन न्यूरॉन्स। दूसरा बात करते हैं कैल्शियम पंप की। कैल्शियम को लेकर जाएगा, तो कैल्शियम पंप हमारा कहाँ काम करेगा? कैल्शियम को लेके जाने का काम करता है मेनली मसल्स में, इसका काम रहता है। ठीक है, मसल्स में मांसपेशियों की जो क्रियाएं होती हैं, संकुचन और शिथिलन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की प्रक्रिया में कैल्शियम पंप का एक मुख्य रोल बोल सकते हो, एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पर रहेगा। और कैल्शियम पंप भी ATP की उपस्थिति में ही चलेगा। कैल्शियम पंप के द्वारा कैल्शियम भेजा जाएगा, जिससे कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, वो अपनी जगह से हटते हैं और मायोसिन और एक्टिन मॉलिक्यूल्स जो मसल्स के होते हैं वो एक दूसरे से बाइंड कर जाते हैं एंड एज अ रिजल्ट स्लाइडिंग होती है। तो हम ज़्यादा डिटेल में तो नहीं देखते हैं इस स्ट्रक्चर को, बट एक जनरल आइडिया ले लेते हैं कि इस तरह से एक्टिन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं और यहाँ पर इस तरह से ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन प्रेजेंट रहते हैं। नीचे से आता है हमारा मायोसिन, ये तो हमारा हो गया एक्टिन मसल्स का। नीचे आता है हमारा इस तरह से मायोसिन हेड, इस तरह से मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, इसको हम बोलते हैं मायोसिन। मायोसिन में एक हेड रीजन प्रेजेंट होता है, शीर्ष भाग उपस्थित रहता है। हेड रीजन जो है वो एक्टिन से तब भी बाइंड करेगा जब ये दोनों हटेंगे, और ये दोनों का हटना कब होगा? कैल्शियम की उपस्थिति में।
कैल्शियम आएगा तो ये रिमूव होंगे तो ये अपनी जगह पर आएगा, ये अपनी जगह पर आएगा तो मसल को स्लाइड करेगा, यहाँ पे अंदर आ जाएगा, इस जगह पे ऐसे आ जाएगा इसका, ठीक है, और ऐसे आते ही ये स्लाइड कर देगा तो कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। तो मसल्स में कैल्शियम पंप का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। नेक्स्ट बात करेंगे लास्ट की, हाइड्रोजन पंप। हाइड्रोजन पंप वर्क करता है हमारे नेफ्रॉन में, ठीक है, जो हमारी नेफ्रॉन होती है, नेफ्रॉन हमारी किडनी की यूनिट होती है, आप सब जानते हैं। नेफ्रॉन में पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट उपस्थित रहते हैं, वहाँ पर हाइड्रोजन का रिमूवल एंड हाइड्रोजन का एडिशन चलता रहता है इस तरह से। तो मेनली हाइड्रोजन किस तरह से हमें बाहर भेजना है या अंदर लाना है वो हाइड्रोजन पंप पर ही निर्भर करेगा, और नेफ्रॉन में ये हाइड्रोजन पंप पाए जाते हैं। नेफ्रॉन में कुछ एक्वापोरेंस भी होते हैं जो वाटर को भी अंदर लाते हैं। तो इस तरह से प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारा यहाँ पर वर्क करता है। 3 एग्जाम्पल्स हैं, मेन एग्जाम्पल यही है सोडियम पोटेशियम पंप। मेनली न्यूरॉन्स में, नर्वस सिस्टम में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, देखेंगे चलो इसको देखने से पहले तो मैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी आपको कंप्लीट करा देती हूँ। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट देख लीजिए, ये हमने देखा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नाउ एक बार इसको देखने से पहले अपन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी देख लेते हैं, चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी आपकी। देखेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मेनली ग्लूकोज के साथ Na+ का ट्रांसपोर्ट होता है। तो Na+ के साथ ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है। तो सीधी सी बात है, जो हमारी आंत्र की उपकला होती हैं इस तरह से उपस्थित रहती हैं, इंटेस्टाइन की एपिथीलियम जो हैं, तो वहाँ पर हम यही देखते हैं कि Na+ और ग्लूकोज दोनों बाहर से अंदर आ रहे हैं, ग्लूकोज दोनों अंदर आते हैं, एंड फिर Na+ को जहाँ जाना होता है वो Na+ चला जाता है, ग्लूकोज को जहाँ जाना होता है वहाँ पे ग्लूकोज चला जाता है। देखेंगे एक बार डायग्राम देख लो, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़, सोडियम की कंसंट्रेशन यहाँ क्या है, लो है, और यहाँ सोडियम की कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। यानी कि Na+ यहाँ ज़्यादा है, Na+ यहाँ कम है, और ग्लूकोज यहाँ ज़्यादा है। देखो ग्लूकोज यहाँ पे ज़्यादा है और ग्लूकोज यहाँ पे कम है। क्लियर है बात? तो Na+ जो है वो यहाँ से यहाँ आ रहा है, ग्लूकोज जो है वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ठीक है। आई होप ग्लूकोज और Na+ का ट्रांसपोर्ट जो साथ हो रहा है वो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ Na+ बाइंड करेंगे क्योंकि Na+ 3 होते हैं, यहाँ पे ग्लूकोज बाइंड कर सकते हैं, एंड इनसे ग्लूकोज बाइंड करके एक साथ ट्रांसपोर्ट चल रहा है। को ट्रांसपोर्ट का एक बेस्ट एग्जाम्पल ये कहलाता है, को ट्रांसपोर्ट सहज अभिगमन, जहाँ पे Na+ के साथ साथ ग्लूकोज भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, या हम बोल सकते हैं ग्लूकोज के साथ साथ Na+ भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो 2 प्रकार से हो सकता है। एक प्रकार तो हमारा होता है पंप्स के द्वारा,
एक प्रकार हमारा होता है वेसिकल्स के द्वारा। वेसिकल्स वाले को हमने बोला था दो टाइप से हो सकता है, ठीक है, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडो मीन्स अंदर लेना, एक्सो मीन्स बाहर भेजना। पंप्स से हमने पढ़ लिया प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है। सेकेंडरी का एग्जाम्पल ग्लूकोज और Na+। प्राइमरी का एग्जाम्पल हमारा हो जाता है Na+, K+ पंप, कैल्शियम पंप और कैल्शियम पंप के साथ साथ H+ पंप, हाइड्रोजन पंप। अब वेसिकल्स वाला देखने से पहले एक्टिव ट्रांसपोर्ट के फंक्शंस देख लेते हैं, इनके कार्य क्या क्या हो सकते हैं। तो इनके कार्य में हमारा आ सकता है पीएच को मेंटेन करना, ठीक है, सब्सटेंसेस की परमेबिलिटी को मेंटेन करके रखना, सब्सटेंसेस का अभिगमन कराना, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर सब्सटेंसेस को, पदार्थों को भेजना, पदार्थों की जो सांद्रता है उसको इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करना, उसको मेंटेन करने की कोशिश करना, और इसके साथ साथ हमारी बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़, जो कार्यकीय क्रियाएं हैं, फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटीज़ हैं उनको भी करवाना। अब वेसिकल वाला हम लास्टली देख लेते हैं कि क्या होता है हमारा एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस आप सब जानते हैं कि एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, उस मेम्ब्रेन में इस तरह से यहाँ पर पदार्थ उपस्थित रहेंगे, देखेंगे एक्सो मीन्स बाहर जाना ही तो होता है, तो यहाँ पर इस तरह से पदार्थ उपस्थित रहेंगे और इसी मेम्ब्रेन से पदार्थों का बाहर रिलीज होना इज एक्सोसाइटोसिस, ठीक है, बाहर जाना। एंडोसाइटोसिस जो है उसमें पदार्थों का अंदर आना होता है, ठीक है, पदार्थ अंदर आते हैं, यहाँ पर बाहर निकल जाते हैं, इससे यहाँ पे पदार्थ अंदर आते हैं। तीन तरीके से होता है, फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में देखोगे एक सॉलिड पार्टिकल है, ठीक है, एक सॉलिड पार्टिकल है, वो अंदर लिया जा रहा है अंतर्वलन द्वारा, सीडोपोडिया जैसे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, ठीक है, फॉल्स फूट बन रहा है, और जैसे ही एक बार ये वेसिकल के फॉर्म में, फेगोसोम के फॉर्म में अंदर आ जाता है तो वापस से मेम्ब्रेन नॉर्मल हो जाती है, ठीक है, एक बार अंदर आने के बाद वापस मेम्ब्रेन नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। तो कूटपाद का निर्माण हो रहा है, उसी के द्वारा पदार्थ को अंदर लिया जा रहा है, सॉलिड पार्टिकल को अंदर लिया जा रहा है। दूसरी बात कर रहे हैं पिनोसाइटोसिस की। पिनोसाइटोसिस में मोस्टली जो है वाटर मॉलिक्यूल्स या एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड लिखा है, देखो फ्लूइड यानी कि सॉल्वेंट जो है वो जाता है, तो जो भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर जाएंगे और अंदर वेसिकल का बना लेंगे, तो साइटोप्लाज्म में एक वेसिकल आ जाएगी। ऐसे ही रिसेप्टर मीडिएटेड है, तो देखो इस पे कोशिका ग्राही उपस्थित है, रिसेप्टर्स उपस्थित हैं। रिसेप्टर्स किसी भी मॉलिक्यूल को बाइंड करवा सकते हैं, खुद से बाइंड करवाने के बाद कोटेड पिट भी प्रेजेंट रहता है और ये कोटेड वेसिकल बन जाती है, क्योंकि इसमें कोट प्रोटीन है बाहर की तरफ और कोट प्रोटीन के साथ अंदर क्योंकि रिसेप्टर्स थे तो रिसेप्टर्स बाइंड करके ले आते हैं और इस तरह से कोटेड वेसिकल का निर्माण कराते हैं। पर रिसेप्टर के माध्यम से हो रहा है, ग्राही के माध्यम से हो रहा है, इसलिए हम इसे बोल सकते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड प्रकार का एंडोसाइटोसिस। आई होप अब आपको क्लियर होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट की तीन ही एग्जाम्पल्स हैं, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो तरीके से होता है, पंप्स की सहायता से तो प्राइमरी और सेकेंडरी, और वेसिकल्स की सहायता से एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस भी मैं यहाँ पे स्पेलिंग तो लिख ही देती हूँ, एक्सो मतलब बाहर की तरफ जाना। एंडोसाइटोसिस भी तीन प्रकार का है, फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस एंड रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, जिसमें कोटेड प्रोटीन बाहर की तरफ रहेगा और ये कोटेड वेसिकल का निर्माण करेगा। Thank you for patiently listening me.